अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है। जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, खाक कांटों से सिए जाती है। संजय को आखिरकार जेल जाने से कोई बचा नहीं पाया। काफी दांव पेच खेले गए लेकिन सब बेकार। 4 हफ्तों की मोहलत के बाद एक बार फिर ट्राई मारा गया संजय की फिल्म वसूली के प्रोड्यूसर राहुल अग्रवाल की तरफ से कि फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के लिए संजय को मिल जाए थोड़ी और मोहलत, लेकिन सब बेकार गया। याचिका ठुकरा दी गई। आज से शहर में गुंडागिरी बंद, सिर्फ पुलिसगिरी चलेगी। माइंडेड। संजय का बॉम्ब ब्लास्ट केस में नाम आना, इल्लीगल आर्म्स रखना, ये सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ? बात फिल्म यलगार की है। यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय पहुंचे दुबई। संजय ने सोचा भी नहीं होगा कि दुबई की ये ट्रिप उनकी जिंदगी में भूचाल ले आएगा। संजय को लगा कि भाइयों के साथ रहेंगे तो हर तरफ जलवा रहेगा। बस फिर क्या था, शुरू हो गई दास्तां संजय और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की। भाई उस दिन भाई से बात हुई थी लंदन, सेम चीज बोला उन्होंने। अच्छा जी। अभी एक ही है ना जी, एक ही बात है ना जी, तो अलग बात तो नहीं है। मैं तो अलग बात करूंगा या भाई अलग बात करेंगे, एक ही बात तो है नहीं ना। बिल्कुल समझे ना, जो है फैक्ट है जो सामने है, हम लोग उसी चीज पे ही बात करेंगे जी। तो हमको भी बुरा ही लगता है ना कि ये साला जो हो रहा है गलत हो रहा है जी। समझा करें जी भाई। अब एक बात बोलूं, ये प्रीति को भी ना मेरे नाम से पहले उठ दिया लोगों ने। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस करने गया तो दूसरे दिन फिर उसने अपने नाम से बात करके वो किया थे। अच्छा हाँ, यहाँ पे नंबर छोड़ दिया लोगों ने, कोई डुप्लीकेट। ये मैंने उस नंबर पे मतलब चेक किया तो वो कोई था ही नहीं, नंबर ही बन रहा था वो। 2-3 नंबर। हाँ हाँ मेरे नाम से जी। किसके पास? 2-3 प्रीति थी, एक तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है अभी अभी जी। अरे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। चोपड़ा के पास है यार। मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक पेपर में और एक टीवी में जी, और बंसाली का और चोपड़ा का जी। अच्छा मैंने कहा हाँ बंसाली का हरीश का कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा जी। मैंने वो चोपड़ा को भी बोलना कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे नाम से किया होगा जी। और मेरे को वो नंबर चाहिए, नंबर तो मुझे भाई मैं कल परसों फोन करके अपन दे दूंगा नंबर। मेरे को याद से नंबर देना कि नंबर कौन कौन से है जी जी, कि मेरे आदमियों से है या मेरे नाम से कोई कर रहा है जी। तो प्रीति को तो याद से बोलना कि मैंने नहीं किया। और कोई भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ करा दूंगा पक्का। बच्चों से भी हाँ बच्चों से भी करवा दूंगा पक्का है। हाँ बिल्कुल, अगर परसों रात में फोन करे तो मैं करवा दूंगा। ओके भाई ठीक है जी भाई। ओके भैया ओके बेटा ओके। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए और चिंगारी संजय दत्त के गिरेबान तक जा पहुंची। संजय उन दिनों शूटिंग कर रहे थे फिल्म आतिश की मुल्क से बाहर। संजय को फौरन भारत लौटने के आदेश आए और संजय जैसे ही मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए, वहीं से संजय को अरेस्ट कर लिया गया। संजय के सिर पर तोहमत लगी टाडा की, टेररिस्ट के साथ इंटरैक्शन और इल्लीगल आर्म्स को रखने का इल्जाम लगा। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाए। संजय को 19 अप्रैल 1993 को 18 महीनों के लिए जेल भेजा गया। न देखो मुझे ऐसी नजर से, न देखो मुझे ऐसी
नजर से वक्त का मारा हूँ मैं, एक बेचारा हूँ मैं नादा हूँ यारो, नहीं दिल का बुरा हूँ, किस्मत का मारा हूँ मैं, एक बेचारा हूँ मैं, न देखो मुझे ऐसी नजर से। अक्टूबर 1995 को संजय को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। जेल में संजय के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। संजय को अंडा सेल में रखा गया था, जिसमें ना तो कैदी खड़ा हो सकता है और ना ही लेट सकता है। तकलीफों से भरे हुए थे वो 18 महीने संजय दत्त के लिए। It's the shape of an egg, and there were 3 doors, and before you enter that barrack, and there are these grills on top where they have these Central Reserve Police patrolling all over. You're locked up in your cell, and you're allowed just 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening to come out. So basically you're under lock and key the whole day. It's really, it sort of breaks you mentally. I learned one thing, that I was alone in jail. See, it was just me. Okay. And what I was feeling, nobody could feel. Not anybody. Not my dad, not my sisters, nobody. I go to court every day and I see the proceedings. Nobody's taken my name. They have 2 approvers. They don't mention me. They've questioned about 70 witnesses. Nobody knows who I am. I don't know how I'm there, but I'm there. कुछ ही महीने बाहर रहने के बाद संजय एक बार फिर अरेस्ट कर लिए गए। दिसंबर 1995 में संजय को वापस जेल भेज दिया गया। फिर वही तन्हाइयां। नब्बे में संजय दत्त को फिर बेल मिली और संजय ने एक बार फिर खुली हवा में सांस ली। लेकिन संजय को पता था कि तलवार अभी भी उनके सर पर लटकी हुई है। यकीनन ऐसे मौके पर माँ बाप दोनों का। When they handcuffed my son, at that time I felt that somebody is actually hanging all my dignity and all my honor and whatever I've done for the country. And I couldn't hold my emotions at that time, which I wanted to, because I felt that anything I do, it might affect my son. He might become weaker. And I couldn't hold my tears at that time, and he looked at me. He understood that behind this wall, your father is there. Whether you get up in the night at 12 o'clock, you feel that your father is there, and I will be there. I guarantee you. And so many times in the dead of night,
I used to drive to Thane, and I used to park my car outside the walls and all. Sometimes I used to go around, but there's a road going around for a while. So I used to go around and come back. I generally felt that he must be getting that feel that somebody is there around me. And whatever my son has suffered, is suffered because of me, because of my ideologies, my thinking, and my whatever I did, for the common people and all. And the suffering went to him. That's why I feel more sad, because he's the type of guy who doesn't know anything about politics and who doesn't actually never indulge in politics. 2006 और 2007 के बीच संजय दत्त तकरीबन 7 महीने जेल में रहे। अच्छी बात ये हुई संजय के लिए कि उनके ऊपर से टाटा हटा दी गई। यकीनन बड़ी राहत थी संजय के लिए। मैं नादा हूँ यारो, नहीं दिल का बुरा हूँ, किस्मत का मारा हूँ मैं, अगर टाटा ना हटी होती तो संजय को जो 5 साल की सजा मिली है वो उम्र कैद में भी तब्दील हो सकती थी। चुनता हूँ गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। संजय के ऊपर जो गुजर रही थी वो सिर्फ संजय ही बेहतर समझ सकते थे, लेकिन इस बुरे दौर में संजय के सामने कई चेहरे बेनकाब हुए। उनके कई करीबी दोस्त उनका साथ छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि संजय जिसके साथ अपनी जिंदगी की डोर बांधने वाले थे, यानी कि माधुरी दीक्षित, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। वो भी संजय के जेल जाते ही किनारा करके बैठ गई संजय से। संजय और माधुरी के बीच जबरदस्त अफेयर था और बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन एक ही झटके में प्यार की वो डोर कई हिस्सों में टूट गई और ऐसी टूटी कि संजय ने तय कर लिया था कि अब वो माधुरी के साथ कभी काम नहीं करेंगे, और वो प्रण आज भी कायम है संजय का। संजय दत्त की जिंदगी में सिर्फ माधुरी दीक्षित ही नहीं आई, बल्कि संजय ने शादी रचाई थी पहले ऋचा से, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के चलते ऋचा ने जल्द ही सबको अलविदा कह दिया। माधुरी से जब अफेयर खत्म हुआ उस वक्त संजय की जिंदगी में दस्तक दी रिया पिल्लई ने। रिया से भी संजय ने शादी की, लेकिन ये शादी भी बहुत लंबा सफर तय नहीं कर पाई और कुछ ही सालों में संजय और रिया अलग हो गए। संजय की जिंदगी फिर सूनी हो गई। शूटिंग से घर आते और घर सुनसान होता, ना तो माँ बाप और ना ही कोई हमसफर ऐसा जो घर पर संजय के आने का इंतजार कर रहा होता। संजय ड्रग्स तो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन अकेलेपन के चलते नशे की आदत हद से आगे गुजर चुकी थी। दोस्तों यारों का जमावड़ा लगने लगा संजय के घर पर। देर रात तक महफिलें सजने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिर संजय की जिंदगी में मान्यता का आना हुआ और मान्यता के आते ही जैसे सब कुछ थम सा गया हो।
संजय की जिंदगी एक बार फिर पटरी पे लौटने लगी। नशे की लत फिर से छूट। संजय और मान्यता के ट्विंस हुए और किसी कंप्लीट फैमिली की तरह ही संजय की फैमिली भी कंप्लीट हो गई। सोचने और देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन संजय के सिर पर अभी भी इल्लीगल आर्म्स एक्ट की तलवार लटकी थी। आपको बता दें कि संजय ने पिस्टल अब्दुल कय्यूम से खरीदी थी, वो भी अनीस इब्राहिम के कहने पर संजय को बेची गई थी। संजय की अब्दुल कय्यूम से मुलाकात दुबई में 1992 सितंबर में हुई थी। संजय ने अपनी फैमिली और अपने बचाव के लिए इल्लीगल आर्म्स खरीदे, ये दलील संजय ने पेश की कोर्ट के सामने। 31 जुलाई 2007 को संजय को 6 साल की सजा सुनाई गई इल्लीगल आर्म्स पोजीशन के तहत। संजय जेल गए, लेकिन बेल पर फिर बाहर आ गए। जनवरी 2009 में संजय ने तय किया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का और लोकसभा इलेक्शन के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया संजय का कन्विक्शन सस्पेंड करने से। संजय ने कुछ दिन हाथ पैर मारे पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स के दांवपेच समझ से बाहर थे संजय के, तो संजय ने फैसला कर लिया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, और ऐसा ही किया संजय दत्त ने। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई, जिसमें से संजय पहले ही 18 महीने की सजा काट चुके हैं। अब बचे हैं 3.5 साल। संजय और उनके करीबियों ने काफी जद्दोजहद की कि किसी भी तरह से इस बार भी संजय बच जाएं, लेकिन अब कोई रास्ता बचा नहीं था जो संजय को थोड़ी सी भी मोहलत दे सकता। संजय का जेल जाना सिर्फ अकेले संजय के लिए सजा नहीं है, बल्कि मान्यता, संजय के दोनों छोटे बच्चे और अब्रॉड में रह रही त्रिशरा, सभी के लिए एक एक दिन तकलीफों से भरा होगा। हर किसी का अपना अपना दर्द है। संजय को फैमिली से बिछड़ने का दर्द, तो मान्यता को अपने पति से बिछड़ने का, और पूरी फैमिली को अकेले संभालने का दर्द, बच्चों को पिता से बिछड़ने का दर्द, दोस्तों यारों का अपना दर्द। संजय को जेल में एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक आम कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। संजय को कैदियों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जेल के काम करने पड़ेंगे, खुद ही बर्तन धोने पड़ेंगे, कपड़े भी खुद ही धोएंगे संजय। कई कैदियों के साथ एक ही सेल में रहना पड़ेगा।
3.5 साल का समय है जो कि तकलीफों से भरा हुआ है संजय के लिए। संजय के केस को देखते हुए यही कहा जाएगा कि लम्हों की खता थी, सदियों ने भुगता।